दोस्तों, मैं आपका आर सिंह की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके नए कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है उसको लेके आया हूं, जो एग्जाम के हिसाब से क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक एग्जाम में से सवाल बनता है और ये पहले बीमारी क्या पेंडेमिक रह चुकी है, तो इससे बहुत सारे सवाल बन चुके हैं। क्लियर? तो हम आज इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो हमने ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट किया, मीजल्स कंप्लीट किया। आई होप आपको पूरा समझ में आया हुआ हो। क्लियर? आज हम इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है। जिस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हुए आए हैं, क्लियर करते हुए आए हैं, ऐसे ही इन्फ्लुएंजा को क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लू नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब बात आती है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात आती है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। किसका? इन्फ्लुएंजा वायरस का इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का कि कौन सा इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो कौन सा वायरस होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस इसका क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। जो कौन सी फैमिली का, और बात आती है फैमिली की, तो कौन सी फैमिली है? आर्थोमिक्जो फैमिली, आर्थोमिक्जो वायरस, आर्थोमिक्जो आरएनए वायरस, आर्थोमिक्जो आरएनए वायरस। देखो, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की तो कौन सा वायरस था? इन्फ्लुएंजा वायरस था, जो आर्थोमिक्जो वायरस होता है। क्लियर? आर्थोमिक्जो वायरस कौन सी फैमिली का होता है? आर्थोमिक्जो आरएनए वायरस फैमिली का होता है। और बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है, कि टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा की बात आती है कि ये कितने टाइप का होता है। तो कितने टाइप होते हैं? तीन तरह, ए, वी और सी। कितने टाइप होगा? ए, वी एंड सी। और पूछता है कि मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड कौन सा है। अगर एग्जाम में सवाल बनता है यहां से कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो सवाल क्या है? आंसर क्या आएगा हमारा? ए। जो ए टाइप का होता है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड। और इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप इन्फ्लुएंजा वायरस इन वर्ल्ड। कहां पर? वर्ल्ड के अंदर अगर मोस्ट कॉमन की बात आती है तो कौन सा होता है? टाइप ए होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर? हमने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ा, टाइप पढ़ा। टाइप के अंदर तीन टाइप पढ़े, ए, बी और सी। उसके बाद मोस्ट कॉमन पूछा तो वर्ल्ड के अंदर तो कौन सा होता है? टाइप ए। तो टाइप ए कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है। क्लियर? अब इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। क्लियर? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। अब बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं अगर मैं, इंक्यूबेशन पीरियड में पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम शो करता है, फर्स्ट सिम्टम शो किए उनके बीच का जो समय अंतराल, जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। और बात आती है इन्फ्लुएंजा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो कितना होता है? 18 से 18 टू 72 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 18 टू 72 आवर्स हो सकते हैं, या 1 to 3 डे हो सकते हैं। 1 से 3 दिन हो सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, या 18 से 72 घंटे हो सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है कौन से पीरियड की? कम्युनिकेबल पीरियड। क्योंकि कम्युनिकेबल पीरियड कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है? 1% ट्रांसफर क्या है? 1% टू अनदर पर्सन के अंदर क्या है? बीमारी ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। अगर कम्युनिकेबल पीरियड की बात आती है तो कम्युनिकेबल तो 7 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। सिम्टम होने के 7 डेज के बाद जो पीरियड होता है वो होता है कम्युनिकेबल पीरियड। कितने दिन का? 7 डेज का, आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। सिम्टम ऑनसेट दिखने के बाद 7 दिन का जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? याद रखना कौन सा पीरियड होता है वो? कम्युनिकेबल पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की 18 to 72 आवर्स या 1 to 3 डे
उसके बाद बात की कम्युनिकेबल पीरियड 7 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ठीक है, और बात करते हैं इसका रूट कौन सा होता है। तो रूट कौन सा, मैंने बात की तो अभी रूट कौन सा है इसका, वो होता है रेस्पिरेटरी रूट। कौन सा रूट होता है, याद रखना, रेस्पिरेटरी रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंजा वायरस का रूट कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रूट। और वही बात करता हूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसकी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो बात कौन सा है, एयरबॉर्न, एयरबॉर्न, एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर क्या होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 डे हो गया, कम्युनिकेशन पीरियड 7 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम हो गया, उसका रूट कौन सा, रेस्पिरेटरी रूट हो गया। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा, एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके स्वाइन फ्लू क्या है, दो टाइप का होता है। स्वाइन फ्लू होता है वो कौन सी फैमिली है, H1N1। H का मतलब क्या होता है, N1 का मतलब क्या होता है। क्लियर, चीजों को आसानी से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अभी लियंस अब जो वैकेंसी आएगी नर्सिंग फील्ड के अंदर, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। क्लियर। और बात करते हैं H1N1। H1N1 की बात करते हैं तो ये कौन सा है, स्वाइन फ्लू। कौन सा है, स्वाइन फ्लू। और मैं बात करता हूं H1 और N5, तो वो कौन सा है, बर्ड फ्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दोनों से सवाल बनता है, बर्ड फ्लू किसको बोलते हैं और स्वाइन फ्लू किसको बोलते हैं। हम बर्ड फ्लू और इसको या फिर एवियन फ्लू भी बोल सकते हैं। क्लियर। अगर H1 और N1 आता है तो क्या है, स्वाइन फ्लू होता है। H1 और N5 आता है तो कौन सा बर्ड फ्लू होता है, एवियन फ्लू होता है। और बात करते हैं स्वाइन फ्लू मोस्ट कॉमन, तो और मोस्ट कॉमन की बात आती है किसका नाम आता है, स्वाइन फ्लू का नाम आता है। मोस्ट कॉमन की बात आती है तो किसका नाम आता है, स्वाइन फ्लू का आता है, क्योंकि H1 और N1 के नाम आता है या स्वाइन फ्लू का नाम आता है। क्लियर। अगर बात करते हैं ये कौन सी बीमारी है, तो अगर बात करते हैं स्वाइन फ्लू कौन सी बीमारी है, तो कौन सी बीमारी है, पेंडेमिक बीमारी है। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फैलना, वर्ल्ड वाइड। ठीक है। और सवाल यहां से बनता है कि WHO ने इसको कब घोषित किया था पेंडेमिक, तो 11 जून 2009 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, 11 जून 2009 के अंदर क्या है, इसको पेंडेमिक घोषित किया गया था, किसको, स्वाइन फ्लू को। तो 11 जून 2009 के अंदर इसको पेंडेमिक घोषित किया। पेंडेमिक क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड जो बीमारी फैलती है। क्लियर। तो स्वाइन फ्लू क्या मोस्ट कॉमन है जो वर्ल्ड वाइड फैलता है, कि वर्ल्ड वाइड होता है। और 11 जून 2009 को उसने क्या किया था, किसने, WHO ने इसको क्या किया था, पेंडेमिक घोषित किया था। क्लियर। अगर अब इसको आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए हमने इसके बारे में पढ़ा, तो डिटेल पढ़ी कि सवाल H1N5 से बन सकता है, H1N1 से बन सकता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। क्लियर। अब आते हैं इसके सिम्टम। इसके अंदर हमको सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, कि सिम्टम की बात करते हैं हम, तो सिम्टम को हम एक एक क्रम में पढ़ते हैं। सिम्टम, तो इसमें क्या फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। कैसे, फ्लू लाइक, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके अंदर क्या है, और बात करते हैं फीवर, फीवर की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रनी नोज, रनी नोज कि नाक क्या है, बहने लगती है पेशेंट को। क्या जो पेशेंट होता है उसको क्या फीवर आने लगता है, उसको शॉर्ट थ्रोट, क्या होने लगते हैं, शॉर थ्रोट, शॉर थ्रोट हो जाते हैं। कफिंग आती है, कफिंग आती है, स्नीजिंग आती है, कफिंग आती है, स्नीजिंग आती है, और लैक्रिमेशन होता है। क्या होता है, लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन। फिर क्या है, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन हो सकता है, बोन पेन बोल सकते हैं,
जॉइंट पेन, मसल पेन और बोन पेन। क्लियर। और सिम्टम की बात करें, डिफिकल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या पेशेंट को क्या है, दिक्कत होने लगती है। ये बीमारी मुझे अच्छे से पता है क्योंकि ये बीमारी मेरे को हो चुकी है, स्वाइन फ्लू। क्लियर। तो बात करते हैं तो सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट को एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इस टाइम, क्योंकि इस चीज से मैं गुजर चुका हूँ कि स्वाइन फ्लू हुआ तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है। क्लियर। तो पेशेंट को क्या है, फीवर आने लगता है, रनी नोज, क्या है, रनी नोज देखने को मिलती है, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट देखने को, कफिंग देखने को मिलती है, स्नीजिंग देखने को मिलती है, लैक्रिमेशन देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, मसल पेन, बोन पेन, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इसी कारण से स्वाइन फ्लू के अंदर पेशेंट की क्या है, डेथ होती है। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही होता है। क्लियर। यहां तक हमने पढ़ा, इसके सिम्टम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर। ये सिम्टम क्या है, इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका मैनेजमेंट, कि इसका अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो गया, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, इन्फ्लुएंजा होने के बाद उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। अगर बात आती है मैनेजमेंट की, किसकी, मैनेजमेंट की, तो हम क्या इसकी दो मैनेजमेंट करते हैं। पहला है प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट की बात करता हूं तो इसके अंदर कौन सी वैक्सीन देते हैं, और बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी वैक्सीन देते हैं, लाइव इंट्रानेजल के द्वारा वैक्सीन देते हैं। किसके द्वारा, लाइव इंट्रानेजल, नाक के द्वारा, इंट्रानेजल के द्वारा क्या है, इसको वैक्सीन दी जाती है इंट्रानेजल के द्वारा। ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर किल्ड वैक्सीन देनी है हमको, कौन सा, तो कौन सा रूट करेंगे, सबक्यूटेनियस रूट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगर लाइव वैक्सीन देनी है इसके अंदर तो इंट्रानेजल का यूज करेंगे, और किल्ड देनी तो सबक्यूटेनियस रूट का यूज करते हैं। कौन से रूट का, सबक्यूटेनियस रूट का यूज करते हैं, जो कितने डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल पे लगता है। क्लियर। उसके बाद आती है कि ये कौन कौन से पेशेंट को हम नहीं दे सकते। क्लियर। तो अगर बात आती है तो एग एलर्जी, एग एलर्जी एंड जीबीएस, गुलियन वारे सिंड्रोम, पेशेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेट, पेशेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि एग एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, और जीबीएस, गुलियन बारे सिंड्रोम, जो किसका पार्ट, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, किसका डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम का, हम नर्वस सिस्टम के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। तो एग एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, और जीबीएस वाले पेशेंट को क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, इन सारे पेशेंट को हम इसको नहीं देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट के बाद, हम करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात। किसकी बात करते हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, मोस्टली इसको सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करूं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो वो होती है टेमीफ्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेमीफ्लू होती है, वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी। क्लियर। जिसको हम ओस्टेलामाविर, ओसाल्टोमाविर नाम से भी जानते हैं, ओसाल्टोमाविर नाम से जानते हैं, कैरेनावीर नाम, इन सारे नामों से क्या है, ड्रग आती है। अगर पूछते हैं इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो पेशेंट को क्या है, स्लीप, नींद आने में दिक्कत होती है। पेशेंट क्या है, रात में सो नहीं पाता है, स्लीप, पेशेंट क्या है, रात को सो नहीं पाता है, पेशेंट को नींद आने लगती, नींद आती नहीं। क्लियर। इसको छोड़िए। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, यहां सवाल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि टेमीफ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, इन्फ्लुएंजा वायरस की। क्लियर, तो उसको ओस्टलामावी नाम से कैनावी और अब बात करते हैं हम उसके बाद कि इसके कॉम्प्लिकेशन को क्या देखने को पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, प्रायोरिटी बेस भी सवाल बनता है और नॉर्मल सवाल ही बनता है यहाँ से कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। हम तो हमको क्या है इसके अंदर ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलता है। मतलब क्या है, SpO2 लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। SpO2 लेवल डिक्रीज होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ से प्रायोरिटी बेसिस सवाल बनता है कि अगर किसी इन्फ्लुएंजा वायरस का तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हमेशा रखना रेस्पिरेशन इज द प्रायोरिटी रहती है। क्या रहती है, रेस्पिरेशन इज द प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पर हमारा क्या इन्फ्लुएंजा वायरस कंप्लीट होता है। हमने इसके बारे में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेशन पीरियड, साइन सिम्टम, उसके मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट और डेफिनेटिव मैनेजमेंट दोनों क्लियर करें किए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और साथ साथ में ही आपको पीडियाट्री की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, आप पीडियाट्री की क्लास भी दे सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। ओके, थैंक यू।